बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती धूप और रेगिस्तान के बीच फैली अरावली पर्वत श्रृंखला अपने रहस्यों के लिए जानी जाती थी। एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के घर थे, वहां माया नाम की एक कुम्हारिन रहती थी। उसके हाथों में मिट्टी को जीवन देने की कला थी। जब वो मिट्टी से घड़े या मूर्तियां बनाती तो लगता था जैसे वो अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उनमें भर रही हो। माया के सपने बड़े थे, पर वो उस छोटे से गांव की दुनिया में कैद थी। गांव वाले उसकी कला की तारीफ तो करते, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसी कहानी पनप रही थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। वहीं दूर एक आलीशान महल में राजकुमार वीरेंद्र रहता था। वो अपने राज्य का अकेला वारिस था, जिसके कंधों पर एक दिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। वीरेंद्र न सिर्फ बहादुर और सुंदर था, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। वो महल की चकाचौंध से अक्सर ऊब जाता था और चुपके से गांव की सैर पर निकल पड़ता था। उसे लगता था कि असली खुशी और सच्चाई महल की चार दीवारी के बाहर ही है, जहां लोग अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाते हैं। कहानी एक दिन की है, जब गांव में एक रंगीन मेला लगा हुआ था। मेले में चारों तरफ झंडे, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की खिलखिलाहट थी। माया ने भी अपनी बनाई मिट्टी के घड़े और छोटी मूर्तियां बेचने के लिए एक दुकान लगाई थी। उसकी दुकान साधारण थी, पर उसकी कला में ऐसा जादू था कि लोग ठिठक कर रुक जाते। वो अपने काम में खोई हुई थी। तभी उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। राजकुमार वीरेंद्र अपने दोस्तों के साथ साधारण कपड़ों में मेले में घूम रहा था। उसकी नजर माया की दुकान पर पड़ी। एक नाचती हुई अप्सरा की क्या ये मूर्ति तुमने बनाई है? उसका ध्यान खींचा। माया ने थोड़ा शर्माते हुए सिर हिलाया। और सजीव लग रही थी। मैंने ही बनाई है। DDH जाएगी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्ति मेरे महल में होनी चाहिए। माया हंसते हुए बोली, राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। वीरेंद्र चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? माया ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। वीरेंद्र हंस पड़ा। उसने वो मूर्ति खरीदी और माया से दोबारा आने का वादा किया। माया ने सोचा यह मजाक है, पर वीरेंद्र का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। अगले कुछ दिनों में वीरेंद्र बार बार गांव आने लगा। वो माया की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। माया को पहले यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे वीरेंद्र की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब माया नदी किनारे मिट्टी ले रही थी, तो वीरेंद्र वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहां अकेली हो? मिट्टी मेरी दोस्त है, माया ने जवाब दिया। माया ने हंसते हुए कहा, यह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वीरेंद्र ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। माया ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़धकने लगा। वो समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वो राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था। एक रात जब गांव में हल्की बारिश हो रही थी, वीरेंद्र भीगा हुआ माया के घर पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, माया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माया ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, वीरेंद्र ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। माया की आंखें भर आईं। यह मुमकिन नहीं है वीरेंद्र। तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। माया का दिल चाहता था कि वो वीरेंद्र के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए वीरेंद्र, यह इतना आसान फैसला नहीं है। वीरेंद्र ने माया को समय दिया, लेकिन उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को एक कुम्हारिन और राजकुमार की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। उधर महल में रानी मां को भी इसकी भनक लग चुकी थी।
उन्होंने वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। मां, मैं माया से प्यार करता हूं, वीरेंद्र ने कहा। वह मेरे दिल की रानी है। रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। वीरेंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत माया से मिला और उसे सारी बात बताई। माया ने गहरी सांस ली और कहा, वीरेंद्र, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं माया, वीरेंद्र ने कहा, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। माया और वीरेंद्र का प्यार अब एक तूफान की तरह था, जो न तो रुक सकता था और न ही छिप सकता था। लेकिन इस प्यार की राह में अब कांटे बिछने लगे थे। गांव में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। कुछ लोग माया पर ताने कसते हुए कहते, तूने क्या सोचा कुम्हारिन, कि राजकुमार तुझसे शादी कर लेगा? दूसरी ओर महल में रानी ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक योजना बनानी शुरू कर दी। वे किसी भी कीमत पर वीरेंद्र को माया से दूर करने के लिए रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार रुद्रदास को बुलाया। रुद्रदास एक क्रूर और चतुर व्यक्ति था, जो रानी के हर हुक्म को मानता था। रानी ने उससे कहा, रुद्रदास, इस कुम्हारिन का गांव में रहना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसे यहां से दूर करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वीरेंद्र को जरा भी शक न हो। रुद्रदास ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी मां। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह खुद ही गांव छोड़कर चली जाए। उधर वीरेंद्र और माया छुप छुप कर मिलने लगे। वे नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ डीडीएच के नीचे मिलते, जहां कोई नहीं आता था। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, माया ने वीरेंद्र से कहा, मुझे डर लगता है वीरेंद्र, अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? वीरेंद्र ने उसका हाथ थामकर कहा, माया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। माया की आंखें नम हो गईं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा राजपाट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, वीरेंद्र ने कहा। राजपाट तो आता जाता रहता है, लेकिन तुम जैसा प्यार मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। रुद्रदास ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलाई कि माया ने जादू टोने से राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। गांव वालों में डर और गुस्सा फैलने लगा। एक रात कुछ लोग माया के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। माया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूं। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तभी वीरेंद्र को खबर मिली। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ को देखकर उसने गुस्से में कहा, जो कोई माया को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ डर कर बिखर गई। माया ने वीरेंद्र को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। शायद मुझे सचमुच यह गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वीरेंद्र ने अपनी मां से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह महल पहुंचा और रानी के सामने खड़ा हो गया। मां, मैं माया से शादी करूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। रानी हैरान रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना विद्रोही हो जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है वीरेंद्र, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। माया को साबित करना होगा कि वह एक राजकुमारी के लायक है। मैं उसे एक नामुमकिन काम दूंगी। अगर वह उसे पूरा कर लेती है तो मैं तुम्हारी शादी को स्वीकार करूंगी। वीरेंद्र को यह शर्त खतरनाक लगी, लेकिन उसे माया पर पूरा भरोसा था। उसने माया को सारी बात बताई। माया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं वीरेंद्र, जो भी हो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए हर चुनौती स्वीकार करूंगी। रानी ने माया को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो न कभी टूटे, न उसका पानी सूखे, और जो मेरे महल की शोभा बढ़ाए। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। माया के लिए यह काम नामुमकिन था। मिट्टी का गड्ढा तो टूट ही जाता है और पानी भी सूख जाता है। लेकिन माया ने हार नहीं मानी।
उसने अपने छोटे से घर में दिन रात काम करना शुरू किया। वीरेंद्र हर दिन आकर उसका हौसला बढ़ाता रहा, पर रुद्रदास की नजरें अभी भी माया पर थीं। उसने सोचा कि यह मौका है माया को हमेशा के लिए खत्म करने का। उसने एक नई साजिश रची, जिसका पता न तो माया को था और न ही वीरेंद्र को। माया ने रानी की चुनौती को स्वीकार कर लिया था, पर उसका दिल जानता था कि यह काम आसान नहीं था। एक ऐसा घड़ा जो न टूटे, न उसका पानी सूखे और जो महल की शोभा बढ़ाए, यह मिट्टी के किसी भी साधारण घड़े का काम नहीं था। माया ने अपने छोटे से घर के एक कोने को अपनी कार्यशाला बना लिया। उसने अपनी सारी कला, सारी मेहनत और अपनी आत्मा को इस काम में झोंक दिया। वह दिन रात मिट्टी के साथ जूझती रही, नए नए तरीके आजमाती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। वीरेंद्र हर दिन माया से मिलने आता और उसे हिम्मत देता। वो कहता, माया, तुम्हारी कला में जादू है, तुम जरूर कुछ ऐसा बना लोगी जो सबको हैरान कर देगा। माया मुस्कुराती, पर उसकी आंखों में थकान और चिंता साफ दिखती थी। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक घड़े की बात नहीं थी, ये उसके और वीरेंद्र के प्यार की असली परीक्षा थी। रुद्रदास, जो रानी का वफादार सलाहकार था, चुपके से माया की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि अगर माया घड़ा बनाने में सफल हो गई तो रानी को वीरेंद्र और माया की शादी माननी पड़ेगी। यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव के एक कुख्यात जादूगर कालिया को बुलाया, जो अपने काले जादू के लिए जाना जाता था। रुद्रदास ने कालिया से कहा, माया जो भी घड़ा बनाए तुम उसे रात में तोड़ देना, और अगर वह फिर भी हार न माने तो कुछ ऐसा करना कि वह खुद ही गांव छोड़ दचकर भाग जाए। कालिया मुस्कुराया और बोला, यह काम तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, बस मेरी कीमत पूरी कर दीजिए। रुद्रदास ने उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला दे दिया। उसी रात जब माया अपने बनाए एक घड़े को आखिरी रूप दे रही थी, अचानक तेज हवा चली। माया का घर छोटा था और दरवाजा खुला था। उसने देखा कि उसका घड़ा, जो अभी तक सही सलामत था, अचानक जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। माया स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि यह उसकी कोई गलती थी, पर उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगले दिन फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने नदी के गहरे तल से एक नई चमकदार और मजबूत मिट्टी निकाली, पर वह जानती थी कि यह मिट्टी भी रानी की शर्त को पूरा नहीं कर सकती। तीसरे दिन जब वह अपना नया घड़ा चूल्हे में पका रही थी, वीरेंद्र उसके पास आया। माया, तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। माया ने उदास होकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूं वीरेंद्र, पर हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वीरेंद्र ने उसकी बात गंभीरता से सुनी। मैं इसकी तह तक जाऊंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अर्जुन को बुलाया। अर्जुन गांव का एक चतुर और फुर्तीला लड़का था, जो महल में उसका साथी था। वीरेंद्र ने उसे माया के घर के आसपास नजर रखने को कहा। उसी रात जब कालिया फिर से माया के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। कालिया ने भागने की कोशिश की, पर अर्जुन ने उसे पकड़कर वीरेंद्र के सामने पेश कर दिया। वीरेंद्र ने कालिया से सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे रुद्रदास ने उसे माया के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। वीरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत महल जाकर रानी को सारी बात बताई। मां, आपने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए इतनी घटिया हरकत की, वीरेंद्र ने क्रोध में कहा। रानी चुप थीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, पर उनका अहंकार उन्हें माया को स्वीकार करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है वीरेंद्र, मैं रुद्रदास को सजा दूंगी, पर माया को अभी भी वह घड़ा बनाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वीरेंद्र ने माया को यह बात बताई। माया अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, कुछ भी हो मैं वह घड़ा बनाऊंगी। छठे दिन माया को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, माया, तुम्हारी कला में सच्चाई और प्यार है। नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे अपनी मिट्टी में मिलाओ और तुम्हारा घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह उठकर माया नदी किनारे गई। वहां उसे सचमुच एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो रात में तारों की तरह चमकता था। उसने उस पत्थर को पीसकर अपनी मिट्टी में मिलाया और एक नया घड़ा बनाना शुरू किया।
इस बार उसने अपने प्यार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद को उस घड़े में भर दिया। 7वें दिन जब घड़ा तैयार हुआ, वह इतना सुंदर था कि देखने वाले दंग रह गए। उसका रंग बदलता था और उसमें भरा पानी कभी सूखता नहीं था। माया ने वह घड़ा रानी के सामने पेश किया। रानी हैरान थी। उन्होंने घड़ा उठाया, उसे देखा और फिर जमीन पर पटका, पर वह नहीं टूटा। उन्होंने उसमें पानी डाला और उसे कई घंटों तक रखा, पर पानी नहीं सूखा। रानी के पास अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन रुद्रदास, जो अभी भी सजा से बच रहा था, ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि माया ने जादू से घड़ा बनाया है और यह जादू पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। गांव वाले फिर से माया के खिलाफ हो गए। इस बार भीड़ इतनी उग्र थी कि वीरेंद्र और माया को गांव छोड़कर भागना पड़ा। वे एक पुरानी गुफा में छुपने के लिए जंगल की तरफ भागे। जंगल की वह पुरानी गुफा जहां माया और वीरेंद्र छुपे थे, नम और अंधेरी थी। गुफा के बाहर रात का सन्नाटा था। बस जंगली जानवरों की हल्की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वीरेंद्र के पास होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। वीरेंद्र ने माया का हाथ थामा और कहा, माया, कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक हल्की सी मुस्कान थी। वीरेंद्र, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना है? तुम वापस महल जा सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो। मेरी जिंदगी तुम हो माया, वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा। महल, राजपाट सब बेकार है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। तभी रुद्रदास और उसके सैनिक गुफा में घुस आए। अंधेरे में वीरेंद्र ने अपनी तलवार से 2 सैनिकों को घायल कर दिया, पर रुद्रदास ने एक चालाकी भरी चाल चली। उसने अपने आदमियों को गुफा के प्रवेश द्वार पर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि धुएं से गुफा भर जाए और वीरेंद्र माया बाहर आने को मजबूर हो जाए। धुआं गुफा में फैलने लगा। माया खांसने लगी और वीरेंद्र की आंखें जलने लगीं, पर माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुफा के एक कोने में एक छोटा सा छेद देखा, जहां से हवा आ रही थी। उसने वीरेंद्र को इशारा किया और दोनों उस ओर बढ़े। छेद को खोदकर बड़ा करने में उन्हें थोड़ा समय लगा, पर आखिरकार वे एक संकरे रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही माया ने देखा कि जंगल में बारिश शुरू हो गई थी। बारिश ने गुफा के बाहर लगी आग बुझा दी और रुद्रदास के सैनिक इधर उधर भागने लगे। पर रुद्रदास ने हार नहीं मानी। उसने वीरेंद्र को देख लिया और अपनी तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। तभी जंगल से एक रहस्यमयी शख्स निकला। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसके चेहरे पर तेज था और हाथ में एक लंबा डंडा था। उसने रुद्रदास को रोकते हुए कहा, रुक जाओ रुद्रदास, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। रुद्रदास हंसा, अरे बूढ़े, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? यह राजकुमार और उसकी जादूगरनी मेरे लिए खतरा है। साधु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जादू वह नहीं है जो माया करती है। असली जादू उनके प्यार में है, जो तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर रहा है। साधु ने अपना डंडा जमीन पर मारा और अचानक एक तेज रोशनी फैली। रुद्रदास और उसके सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। साधु ने वीरेंद्र और माया को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, पर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। वहां आग जल रही थी और चारों ओर शांति थी। साधु ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, मैंने तुम्हारी कहानी देखी है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। रुद्रदास तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और रानी का अहंकार भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। माया ने पूछा, हम क्या करें बाबा? मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। मेरे पास न ताकत है न धन। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह है जो किसी राजा रानी के पास नहीं, सच्चाई और प्यार। पर अब तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां एक जादुई मिट्टी का स्रोत है। उस मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अमर होता है। अगर तुम उस मिट्टी से एक और घड़ा बना सको तो तुम रानी और पूरे राज्य को दिखा सकती हो कि तुम खास हो। वीरेंद्र ने उत्साह से कहा, तो हमें वह मिट्टी ढूंढनी होगी। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन वह मंदिर आसानी से नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों से गुजरना होगा और रुद्रदास को भी इस मिट्टी के बारे में पता चल सकता है। माया और वीरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर था, पर प्यार की ताकत
उस डर से कहीं बड़ी थी। माया ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं वह घड़ा बनाऊंगी। साधु ने उन्हें मंदिर का रास्ता बताया और एक छोटा ताबीज दिया जो उन्हें खतरे से बचाएगा। अगली सुबह माया और वीरेंद्र उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में जहरीले सांप, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। पर सबसे बड़ा खतरा रुद्रदास था, जो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के इरादे से अपने सैनिकों के साथ उनकी तलाश में था। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। माया और वीरेंद्र साधु के बताए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। माया के हाथ में साधु का दिया हुआ ताबीज था, जो हल्का चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। वीरेंद्र की तलवार उसकी कमर पर बंधी थी और उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रख रही थीं। माया, जो इस जंगल की दुनिया से अनजान थी, वीरेंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पहले दिन की दोपहर में जब वे एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज गुर्राहट ने उन्हें चौंका दिया। सामने एक विशाल बाघ खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। माया डरकर पीछे हट गई, लेकिन वीरेंद्र ने उसे अपने पीछे खींच लिया। शांत रहो माया, उसने धीरे से कहा, बाघ की आंखों में मत देखना। माया ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अचानक उससे एक हल्की रोशनी निकली। बाघ ने उस रोशनी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। वीरेंद्र ने मौका देखकर माया को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। बाघ ने उनका पीछा नहीं किया और जंगल में गायब हो गया। माया ने राहत की सांस ली और कहा, यह ताबीज, इसमें सचमुच कोई जादू है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद तुम्हारे प्यार का जादू। उधर रुद्रदास और उसके सैनिक जंगल में उनकी तलाश में थे। रुद्रदास को एक शिकारी की मदद मिली, जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। शिकारी ने माया और वीरेंद्र के पैरों के निशान देखकर बताया कि वे प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रुद्रदास को मंदिर और वहां की जादुई मिट्टी के बारे में पुरानी कहानियां याद थीं। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस मिट्टी को हासिल कर लूं तो न सिर्फ माया और वीरेंद्र को खत्म कर दूंगा, बल्कि उस मिट्टी से अपनी ताकत बढ़ाकर पूरे राज्य पर राज करूंगा। रुद्रदास ने अपने सैनिकों को तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने यह भी यकीन दिलाया कि गांव में यह अफवाह फैल जाए कि माया और वीरेंद्र जंगल में जादूगरों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया और कुछ लोग रुद्रदास के साथ जंगल में शामिल हो गए। दूसरे दिन माया और वीरेंद्र एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के पार एक पुराना कमजोर लकड़ी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। माया ने डरते हुए कहा, यह पुल तो टूट जाएगा, हम इसे कैसे पार करेंगे? वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं माया, एक दूसरे का सहारा लेंगे। दोनों ने सावधानी से पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ पुल चरमराता और नीचे गहरी खाई में बहती नदी की आवाज डरावनी लग रही थी। माया ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ा और उसकी रोशनी ने उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार वे खाई पार करने में कामयाब हो गए। खाई पार करने के बाद उन्हें एक प्राचीन पत्थर का रास्ता दिखा, जिस पर पुराने नक्काशीदार चिन्ह बने थे, जिनमें एक चमकता हुआ घड़ा था। माया ने उत्साह से कहा, यह वही मंदिर का रास्ता है जिसके बारे में साधु ने बताया था। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और खतरा सामने आया। रास्ते में एक विशाल सांप था, जिसका फन ऊंचा उठा हुआ था और आंखें लाल थीं। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली, पर माया ने उसे रोक दिया। रुक जाओ वीरेंद्र, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है। देखो, इसके फन पर वही चिन्ह है जो मंदिर के रास्ते पर है। माया ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को सांप के सामने उठाया। ताबीज की रोशनी ने सांप को शांत किया और वह धीरे धीरे रास्ते से हट गया। माया और वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। रात होने तक वे प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर पुराना और रहस्यमयी था, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसके बीच में चमकदार मिट्टी का ढेर था। माया ने उस मिट्टी को देखा और कहा, यह वही है वीरेंद्र, इस मिट्टी से मैं वह घड़ा बना सकती हूं जो रानी को मना लेगा। लेकिन जैसे ही माया ने मिट्टी को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी,
केवल सच्चे दिल वाला ही इस मिट्टी को ले सकता है। अपनी सच्चाई साबित करो। माया और वीरेंद्र हैरान थे। तभी मंदिर के फर्श पर एक चमकदार रेखा दिखाई दी जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी जिसमें अंधेरा और अनजान खतरे थे। माया ने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी परीक्षा है। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम इसे भी पार करेंगे। पर तभी बाहर से रुद्रदास की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते वीरेंद्र, यह मंदिर और उसकी मिट्टी अब मेरी है। रुद्रदास अपने सैनिकों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता साफ दिख रही थी। माया और वीरेंद्र के पास दो रास्ते थे। या तो वे सुरंग में जाकर मिट्टी हासिल करने की कोशिश करें या रुद्रदास और उसके सैनिकों का सामना करें। लेकिन समय कम था और रुद्रदास तेजी से उनके करीब आ रहा था। रुद्रदास और उनके सैनिकों के हारने के बाद माया ने मिट्टी का घड़ा श्रबनाया और उसे महल लेकर चली गई। महल में माया और वीरेंद्र की नई जिंदगी खुशहाली से भरी थी। माया का कला केंद्र गांव और शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था और वीरेंद्र के नए नियमों ने राज्य में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ाया। पर उस रहस्यमयी संदेशवाहक के पत्र ने उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। पत्र में लिखा था कि प्राचीन मंदिर में एक और रहस्य छिपा है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। माया और वीरेंद्र ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया, पर इस बार वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद दोस्त अर्जुन और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया। माया, वीरेंद्र और उनकी छोटी सी टोली जंगल में उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ी। इस बार रास्ता पहले से कम डरावना था, क्योंकि गांव वालों का साथ और माया के जादुई घड्डिढे की शक्ति उनके साथ थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल पहले से अलग था। तालाब, जहां से माया ने जादुई मिट्टी ली थी, अब सूख चुका था, पर उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। माया ने ताबीज की रोशनी में वह भाषा पढ़ी, जो सच्चे दिल से यहां आएगा उसे मिट्टी का आखिरी रहस्य मिलेगा, एकता का उपहार। तभी मंदिर की दीवारें फिर से हिलीं और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो एक कुम्हार और एक राजा को एक साथ मिट्टी का घड़ा शबनाते हुए दिखा रही थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चमकदार मिट्टी थी, पर इस बार वह मिट्टी हर रंग में बदल रही थी। माया ने उस मिट्टी को छुआ और उसे एक सपना दिखाई दिया। उसके और वीरेंद्र के नेतृत्व में एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपनी कला, मेहनत और प्यार से एक दूसरे से जुड़ा था। माया ने उस मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया जो देखने वाले के सामने हर बार अलग अलग रंग और आकार में चमकता था। इस घड़े की खासियत यह थी कि यह हर उस व्यक्ति के सपनों को दिखाता था जो इसे देखता था। माया और वीरेंद्र ने इस घड़े को अपने राज्य के केंद्र में रखा और इसे एकता का घड़ा नाम दिया। इस घड़े ने न सिर्फ गांव वालों को एकजुट किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति और सहयोग की शुरुआत की। रानी, जो अब माया को अपनी बेटी की तरह मानती थीं, ने इस घड़े को देखकर कहा, माया, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ माया और वीरेंद्र का प्यार और मजबूत होता गया। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। माया के कला केंद्र ने नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और वीरेंद्र के न्यायपूर्ण शासन ने हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर दिया। रुद्रदास, जो देश निकाला पा चुका था, कभी वापस नहीं लौटा और उसकी साजिशें इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं। एक दिन जब माया और वीरेंद्र अपने महल की छत पर सूर्यास्त देख रहे थे, माया ने कहा, वीरेंद्र, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सचमुच इतना शक्तिशाली था? वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, हमारा प्यार मिट्टी की तरह था, सादा, पर उसमें अनंत संभावनाएं थीं। तुमने उस मिट्टी को एक अमर कहानी में ढाला। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने उस कहानी को एक हकीकत बनाया। उस दिन के बाद माया और वीरेंद्र ने अपने राज्य को प्यार, एकता और कला के रंगों से सजाया। उनका जादुई घड़ा और एकता का घड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैली और लोग उन्हें कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। और इस तरह
मिट्टी और प्यार की यह कहानी जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, एक महान साम्राज्य की नींव बन गई।